हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिकली इस टाइप के चैप्टर में क्या होगा, आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं, 40-50 वर्ड हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले कैपिटल क्या है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे अपन कैपिटल कहते हैं। और इक्वेशन होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। और इसी से आपकी बन गई कि कैपिटल पता करना हो तो लायबिलिटी वहाँ जाके लेस कर दो तो कैपिटल निकलेगी। एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दो तो कैपिटल निकल सकती है। सर ड्राइंग किसको कहते हैं? पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो कैश या गुड्स निकाली जाती हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। आगे अपन चलते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। तो लायबिलिटी कई टाइप की होती है। लायबिलिटी का मतलब है जो भी अमाउंट आपको आउटसाइडर्स को पे करना है। ये भी दो टाइप की होती है वैसे। एक तो इंटरनल लायबिलिटी जो अपने आप को पे करना है, जैसे कि कैपिटल, ओनर की कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी है। और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर के लोगों को पे करना है, जैसे बैंक का लोन वगैरह या क्रेडिटर से पेमेंट ले लिया और या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ये सब आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये इनसाइड होती हैं और ये आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज में भी दो तीन और हैं, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। और करंट लायबिलिटी होती है जो विद इन 12 मंथ पे करनी है। इसके एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेएबल है, क्रेडिटर वगैरह। तो इसमें एग्जांपल भी आपसे पूछ सकते हैं और डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। एसेट्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है। तो वो एसेट जो आफ्टर 12 मंथ कैश में कन्वर्टेबल होती है, यानी 12 महीने के बाद आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नॉन करंट एसेट है। इसके एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। इनको भी क्लासिफाइड किया गया टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो कैश में कन्वर्टेबल है, हम उन्हें बेच सकते हैं, जैसे हमारी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इस तरीके से। गुडविल का मतलब आपकी प्रेस्टीज से है। पेटेंट का मतलब आपने कोई इन्वेंशन कर लिया, उस फॉर्मूले को रजिस्टर्ड करा दिया, पेटेंट हो गया। कॉपीराइट का मतलब आपने कोई बुक लिखी, कोई दूसरा उसे कॉपी ना कर ले, या आपने कोई सीरियल बनाया टीवी का और उसको कोई कॉपी ना कर ले। ट्रेडमार्क का मतलब मर्सिडीज और मारुति के ट्रेडमार्क से है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई कॉपी नहीं कर सकता, जैसे विंडोज़ की कॉपी। ये सब आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनका अपन को ध्यान रखना है। सही है। देन आते हैं करंट एसेट। बेसिकली इसी तरह से दे दी जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट। तो आपको लिखना पड़ेगा वो एसेट जिनको विद इन 12 मंथ आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? करंट एसेट। जैसे स्टॉक है ना, बिल रिसीवेबल है, कैश है, बैंक है, ये सब आपके क्या है? करंट एसेट्स हैं। इनका अदर नाम फ्लोटिंग एसेट्स भी होते हैं और इनको सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। देखो किसी भी तरीके के नाम से आ सकते हैं, मैं तो आपको नाम बता सकता हूँ, याद तो देखो करने ही पड़ेंगे। फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट, ध्यान देना, फिक्टिशियस, कई लोग इसको फिक्शियस बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज फिक्टिशियस एसेट। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसका आपका एग्जांपल है। क्या होता है कि हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने 10 लाख का कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। तो हर साल आप 1-1 लाख का ही खर्चा दिखाएं, तो बाकी के 9 लाख जो हैं वो आपकी एसेट बन जाएंगे, जिनका बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा। फिर 1 लाख और आप पीएनएल में दिखा देंगे तो बाकी 8 लाख आपका। तो वो एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, आप अपना हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बेस हो ना सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फिक्टिशियस एसेट्स। देन आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये क्या होती है? देखो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो कभी कभी होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट रोज रोज का मतलब रेगुलर है, रूटीन है, अपन ये कह सकते हैं ये रूटीन है कि ये चीज़ें आपके पास आएंगी, है ना। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है आपने किसी एसेट्स को बेचा, बेचने से जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। और आपने गुड्स को बेचा और बेचने से जो पैसा मिला वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो गुड्स तो रोजाना रूटीन में बिकती है, कैपिटल एसेट कभी कभी बिकती है। एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वही कभी कभी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन में। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी, जो पैसा गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर आपने गुड्स खरीदी तो जो पैसा गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल के साथ आप याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देन इसमें डिफरेंस दे रखे हैं, तो कोई 2 डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन का और एग्जाम्पल का डिफरेंस हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको डेफर्ड कर दिया, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर दिया। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसका एग्जांपल भी है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे आप दिखाते हैं, वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन बड़ा है, 10 लाख का खर्चा है,
तो आप उसे 1 साल में दिखाने के बजाय 10 सालों में बांट दे तो हर साल का खर्चा कितना हो जाता है, 1 लाख। तो इस तरह से अपने खर्चे को पोस्टपोन कर देना, जो हुआ तो उसी साल है लेकिन आपको उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका एक ही एग्जांपल है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पूछा जा सकता है इन्वेंट्री, जिस चीज़ में आप डील करते हैं, खरीदते बेचते हैं रूटीन में, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। और इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे एक इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मान ले आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आटा, तो आटा जो है अगर आपकी दुकान में पड़ा है, ये रॉ मटेरियल है, आपके रेस्टोरेंट में पड़ा है, ठीक है, तो ये आपके लिए रॉ मटेरियल है, आटा सूखा है। अब आपने ना आटा गूंद लिया, अब गूंद लिया तो वो रॉ तो रहा नहीं, तो फिर वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, कोई रोटियां भी तो नहीं बनी उससे, तो फिनिश गुड्स भी नहीं बनी, और वो एकदम सूखा आटा भी नहीं है, तो गीला गुना हुआ आटा है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है कि आधा काम हो गया है, आधा होना बाकी है। फिनिश गुड कि अब तो रोटी बन गई तो फिनिश गुड्स है, सही है। तो इस तरीके से 3 टाइप का आपका स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। और इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड, तो ये तो बनी बनाई रोटी आप खरीदते और बेचते हैं, ये उसके लिए होता है, तो स्टॉक इसके लिए होता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। इस तरीके का कोई चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। एक वर्ड पूछ सकते हैं आपसे, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपको बताऊँ, डेटर, जिनको आपने उधार में माल बेचा, वो पर्सन जिनको आपने उधार में माल बेचा वो डेटर हैं। अब डेटर ने भी आपको बिल दे दिए, उनसे भी आपको पैसा मिलेगा, तो वो बिल रिसीवेबल कहलाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है ट्रेड पेएबल, कि जिनसे आपने उधार में माल खरीदा वो क्रेडिटर्स हैं, और यदि उन्होंने आपको बीपी दे दिया तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उधार में माल खरीदा उसका ही पेमेंट करना है, या उनके बिल हैं उनका ही पेमेंट करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, ट्रेड पेएबल कहलाता है। क्रेडिटर्स बिल प्लस बिल पेएबल। गुड्स किसको कहते हैं, जिसको आप रूटीन में खरीदते बेचते हो, वही आपके लिए क्या है, गुड्स हैं। वाउचर, किसी भी चीज का एविडेंस होना, उस बात का ऑथराइजेशन होना, डॉक्यूमेंट होना कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे आपने स्कूल में फीस जमा कराई तो आपका रिसिप्ट पड़ी है ना, अब रिसिप्ट पड़ी है तो ये बात तय हो गई कि हाँ भाई आपने फीस जमा कराई है, तो उसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जा सकती है, क्योंकि आपका प्रूफ है इस बात का कि ट्रांजैक्शन हुआ है, सही है। इस तरीके से और पूछा जा सकता है आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है बल्क सेल के लिए, है ना, कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना सकते हैं होलसेल रिटेलर वाले में, तो फिर आप ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। और कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी अगर आपको किसी से जल्दी पेमेंट चाहिए, 1000 रुपये चाहिए और आपने कहा चल ठीक है तो मुझे 950 दे दे, 50 रुपये डिस्काउंट काट ले, तो ऐसा डिस्काउंट जो है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। ओके, एक आपसे पूछ सकते हैं बैड डेट्स, जब कोई डेटर पैसा देने से मना कर दे, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर आपका पैसा डूब जाता है, तो डूबा हुआ पैसा बैड डेट्स कहलाता है। एक पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंट क्या, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे द लायबिलिटीज, यानी वो पर्सन जिसको आपने माल बेचा था अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास इतनी एसेट्स है ही नहीं कि वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन, जो अपनी सभी लायबिलिटीज का पेमेंट इजीली कर सकता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। ये वो वर्ड बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, सही है। एक पूछा जाता है लाइव स्टॉक, तो बिजनेस के अंदर आपके कैटल या हॉर्स वगैरह हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, लाइव स्टॉक कहा जाता है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक टर्नओवर वर्ड भी पूछा जाता है, टर्नओवर का मतलब सेल्स से होता है, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चैप्टर में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं वो आपको बताए हैं, आप इनको अच्छे से याद करें। मेरी 99% श्योरिटी है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।